हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन इस 1 महीने में भी हम दोनों के बीच वो एक कदम का फैसला खत्म नहीं हो पा रहा था, जो एक पति पत्नी के रिश्ते की सबसे जरूरी और स्वाभाविक जरूरत होती है। मैं अक्सर रात भर छत को देखते हुए यही सोचता रहता, आखिर मुझ में क्या कमी है, या आरिका मुझसे कुछ छिपा रही है। कभी मुझे लगता कि शायद वह इस शादी से खुश नहीं है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और रहा होगा, लेकिन दिन भर उसका ख्याल रखना देखकर मेरा यह शक खत्म हो जाता। कभी सोचता कि शायद उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बताने में उसे शर्म आती है, लेकिन जब भी मैं प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछता कि आरिका मुझे बताओ समस्या क्या है, तो वह चुपचाप अपनी आंखों में आंसू भर लेती और कहती कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा समय दे दो। लेकिन वह समय कब आएगा, इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। मेरी मर्दाना अहंकार और दबे हुए भाव अब मुझे अंदर ही अंदर खा रहे थे। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपने ही घर में अजनबी न बन जाऊं, या कहीं आरिका ये व्यवहार मुझे मानसिक रूप से बीमार न कर दे। वो मेरी पत्नी होकर भी मुझसे बहुत दूर थी, और ये दर्द उस दिन मुझे ऑफिस में बैठकर एक कठोर फैसला लेने पर मजबूर कर गया कि आज मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगा और अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे मुझे सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ऑफिस में बीता हर पल मेरे लिए भारी हो रहा था। मैं फाइलें खोलता तो मुझे उन काले अक्षरों के पीछे आरिका का वो डरा हुआ चेहरा दिखाई देता, जो हर रात मेरे भावनाओं के सामने एक दीवार बन जाता था। मेरी हिम्मत टूट रही थी और गुस्सा मेरे अंदर आग की तरह जल रहा था। छुट्टी के समय जब मैं भारी कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ा तो दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आज फैसला करना ही है। उसी सोच में डूबा हुआ मैं सड़क के किनारे एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने पहुंचा, जहां मेरी नजर अपने पुराने दोस्त अर्जुन देव पर पड़ी, जो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी से उतर रहा था। मैंने उसे दूर से देखा तो मेरे कदम वहीं रुक गए। वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच दूरी का एहसास ही नहीं होता था। अर्जुन देव ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था, और वे हंसते हुए उसकी बातों पर खिलखिला रही थी। उनके चेहरों की खुशी और बेफिक्री देखकर मेरे अंदर जलन की एक लहर उठी। मैंने सोचा, क्या ये लोग भी इसी दुनिया के हैं? क्या इनके बीच वो दीवार नहीं है जो मेरे और आरिका के बीच हर रात खड़ी हो जाती है? मुझे अपनी कमी का एहसास इतना गहरा हुआ कि मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाया। फिर अर्जुन देव की पत्नी कुछ लेने के लिए मॉल के अंदर चली गई, और अर्जुन देव वहीं खड़ा रह गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया, लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गंभीरता में बदल गई। हम दोनों सड़क किनारे खड़े बातें करने लगे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। शायद मेरी लाल आंखें और थका हुआ चेहरा सब कुछ बता रहे थे। अर्जुन देव ने अचानक बात रोककर मुझे गौर से देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, यार ध्रुवराज, सच बता, तुझे क्या हुआ है? तेरी हालत देखकर लग रहा है जैसे तू कई दिनों से सोया नहीं है। क्या तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, या आरिका के साथ कोई समस्या है? उसके इस सीधे सवाल ने मेरे अंदर की सारी भावनाएं तोड़ दी। मुझे लगा जैसे मेरी मर्दानगी पर चोट हुई हो, क्योंकि एक दोस्त ने मेरी सच्चाई पहचान ली थी। मैं उसे क्या बताता कि जिस आरिका को सब एक आदर्शी पत्नी मानते हैं, वो मेरे लिए एक पहेली बन गई है, जिसे सुलझाते सुलझाते मैं खुद उलझ गया हूँ। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता था कि मेरी पत्नी मुझसे दूर भागती है और मैं चुपचाप सब सह रहा हूँ। अर्जुन देव की हमदर्दी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और उसका खुशहाल चेहरा मुझे अपनी कमी का एहसास दिला रहा था। इससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया, और मैंने तय कर लिया कि आज घर जाकर इस खामोशी को हर हाल में खत्म करूंगा। मैंने तुरंत अपने आप को संभाला और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहा, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू जानता ही है, अभी नई नई शादी है, घर में इतनी खुशी है तो भला सोने का मन किसका करता है। बस बातों और प्यार में रात निकल जाती है, और सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती है और चेहरा थका हुआ लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी को शब्दों के सहारे एक झूठी सफलता की तरह पेश किया था, जिसे कहते हुए मुझे खुद शर्म आ रही थी। लेकिन मेरे अंदर का अहंकार मुझे सच बोलने से रोक रहा था। मेरी इस लच्छेदार बात पर अर्जुन देव जोर से हंस पड़ा और मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, हाँ भाई, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है कि इंसान को समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरे दोस्त, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। जरा देखो तो सही, तुम्हारी आंखों के नीचे कैसे गहरे काले घेरे पड़ गए हैं, और तुम पहले से काफी कमजोर भी लग रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि अभी ही सारी ताकत खर्च हो
और आगे की जिंदगी के लिए कुछ बचे ही नहीं। जीवन को संभाल कर खर्च करो। वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था, इसलिए वो बिना झिझक के मुझसे खुलकर बात कर रहा था और उसका ये मजाकिया अंदाज मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। मैं जो अंदर से हर एक पल के सुकून के लिए तरस रहा था, बाहर से बस एक बेफिक्र दूल्हे की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा था, ताकि उसे जरा भी शक न हो कि जिन रातों की रंगीनियों की वो बात कर रहा है, मेरे हिस्से में तो उसका एक पल भी नहीं आया। उसकी बातों ने मेरे अंदर छिपे हुए गुस्से को और भड़का दिया था, जो पिछले 1 महीने से आरिका के ठंडे व्यवहार की वजह से दबा हुआ था। मैंने उसे अलविदा कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर मेरे कानों में अभी तक उसके वही शब्द गूंज रहे थे कि आगे की जिंदगी के लिए कुछ न बचे। मुझे लग रहा था अगर आज भी मैंने आरिका की तबीयत खराब होने वाले बहाने का मान लिया, तो सच में मैं अपनी नज़रों में ही किसी काम का नहीं रहूंगा। गाड़ी चलाते हुए मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जम गया था। दिमाग में बस एक ही बात थी कि आज घर में खामोशी नहीं रहेगी, बल्कि मेरा अधिकार बोलेगा। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं आरिका से उसके इस अजीब व्यवहार की सही वजह पूछ कर रहूंगा, और अगर उसने फिर वही पुराना बहाना बनाया, मैं उसे ये समझा दूंगा कि मैं इस घर का जिम्मेदार आदमी हूँ और वो मेरी पत्नी है। गाड़ी की रफ्तार के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी और हर गुजरते सिग्नल के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं जल्दी से जल्द घर पहुंचकर इस सिलसिले को खत्म करना चाहता था, जो पिछले 3 दिनों से मेरी जिंदगी बन चुका था। शादी से पहले का समय कितना खूबसूरत था, जब मैं सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में रहता था और आरिका उन सपनों का केंद्र थी। हम दोनों की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी, जहां पहली बार उसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था। उस समय आरिका ने फिरोजी रंग का जोड़ा पहन रखा था और वह अपनी सहेलियों के बीच किसी चांद की तरह चमक रही थी। उसकी वह मासूम मुस्कान, झुकी हुई नजरें मेरे दिल पर ऐसा असर छोड़ गई कि मैंने उसी समय तय कर लिया था, अगर जिंदगी में कोई जीवन साथी होगा तो वही होगी। उसके बाद मेरी मेहनत और प्यार की परीक्षा का समय शुरू हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को मनाया कि वे आरिका के घर रिश्ता लेकर जाएं, क्योंकि हमारे परिवारों में पहले इस तरह की शादियां नहीं हुई थी। जब रिश्ता तय हो गया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दिन आज भी मुझे याद है, जब सगाई की रस्म हुई थी और मैंने आरिका को पहली बार अंगूठी पहनाई थी। उसके हाथ उस समय भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने सोचा ये उसकी शर्म और संकोच है, जो एक भारतीय लड़की की खूबसूरती होती है। सगाई के बाद का 1 साल हमने फोन पर बातों में बिताया। उन बातों में हमने अपनी पूरी जिंदगी के सपने बुन लिए थे। मैं उससे अक्सर कहता था, आरिका, जब तुम मेरे घर आओगी तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती थी, मुझे सिर्फ आपका साथ और सम्मान चाहिए। मैंने उसके लिए अपना कमरा नए तरीके से तैयार करवाया, अपनी पसंद छोड़कर उसकी पसंद के रंग चुने। यहाँ तक कि पर्दों के डिजाइन और दीवारों के रंग भी उसके पसंद के लगवाए थे। मैं जब भी आंखें बंद करता तो मुझे वो दृश्य दिखाई देता कि आरिका लाल जोड़े में दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी है और मैं उसका घूंघट उठाकर उसे अपने प्यार का एहसास करवा रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि ध्रुवराज, तू अभी से इतनी पत्नी का दीवाना बन गया है, लेकिन मैं उनकी बातों पर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं जानता था कि आरिका मेरे लिए क्या मायने रखती है। शादी से कुछ दिन पहले जब मैं अपनी शेरवानी सिलवाने गया था, तो दर्जी से बार बार यही कहता था कि फिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपनी दुल्हन के सामने सबसे अच्छा लगूं। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी पर खर्च कर दी थी, क्योंकि मैं इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनाना चाहता था। मेहंदी के रात जब मैंने उसे दूर से देखा था, तो वो पीले जोड़े में सच में किसी परी जैसी लग रही थी। मेरा दिल चाहता था कि ये सारी रस्में जल्दी खत्म हो और वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे आरिका, जो फोन पर मुझसे इतनी प्यारी बातें करती थी, जो मेरे साथ जिंदगी बिताने के वादे करती थी, वह शादी के बाद इस तरह बदल जाएगी। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों मिलकर एक छोटा सा खुशहाल संसार बनाएंगे, जहाँ सिर्फ प्यार और सुकून होगा। मैंने उसके लिए जो गहने बनवाए थे, उन्हें एक एक करके अपनी अलमारी में रख रहा था। अक्सर उन्हें देखकर सोचता था कि जब आरिका उन्हें पहनेगी तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। शादी वाले दिन जब मैं बारात लेकर उसके घर पहुंचा, तो मेरा सीना गर्व से भरा हुआ था। आज मैं अपने प्यार को अपने घर ले जा रहा हूँ। शादी के समय जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तो मेरे दिल ने गवाही दी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और मैं इसे पूरी जिंदगी निभाऊंगा।
विदाई के समय जब आरिका अपने पिता से लिपटकर रो रही थी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैंने मन ही मन वादा किया था कि मैं उसे उसके पिता से भी ज्यादा प्यार दूंगा और उसे कभी अपने घर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन वे सारी खुशफहमियां, सारे सपने और सारे बड़े बड़े वादे उस समय टूट गए जब हम अपने कमरे में पहुंचे। मैंने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जिस तरह से अपना हाथ झटका और उसकी आंखों में जो दूरी मैंने देखी, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। वह आरिका जो मेरी मोहब्बत थी, अचानक एक अजनबी बन गई थी, जिसे समझना मेरे लिए असंभव हो गया था। एक पल में मेरे सालों के सपने टूट गए थे और मैं एक खुशहाल जिंदगी से निकलकर एक अंधेरे में गिर गया था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा था कि शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसी हालत बन गई थी जिसमें इंसान जीता तो है मगर अंदर से खाली हो जाता है। मैंने जो तैयारियां और सपने इतने समय से सजा रखे थे, वह सब एक ही रात में बेकार हो गए। मैंने अपने दिल को संभाला और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। मुझे लगा कि शायद आरिका उस समय किसी अनजाने डर या घबराहट में है, जो अक्सर नई दुल्हनों को पहली रात महसूस होती है। मैंने सोचा कि एकदम से उसके करीब जाना उसे और डरा सकता है, इसलिए मैंने बहुत प्यार और नरमी से दोबारा उसका ठंडा और कांपता हुआ हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने बहुत धीरे और प्यार से कहा, आरिका मेरी जान, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं वही ध्रुव राज हूँ जिससे तुमने घंटों फोन पर बातें की हैं, जिसके साथ जिंदगी बिताने की तुमने वादे किए हैं। तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस दिन का मैंने बहुत इंतजार किया है ताकि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। तुम बस आराम से बैठो और देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सपने लेकर आया हूँ। मैं चाहता था कि वो मेरी आंखों में सच्चाई और प्यार देखे, लेकिन मेरी इन बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका व्यवहार और सख्त हो गया। आरिका ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे किसी जलती हुई चीज ने छू लिया हो। वह बिस्तर पर और पीछे हट गई और उसकी आंखों में अजीब सा डर और दूरी साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखे बिना ठंडे और कटे हुए स्वर में कहा, ध्रुवराज प्लीज मुझे अभी कुछ नहीं सुनना। मैं बहुत थक गई हूँ। पूरे दिन भारी कपड़ों और गहनों की वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसमें एक दूरी थी जिसे पार करना मेरे लिए मुश्किल लग रहा था। उसने मेरी बात का जवाब देने या मेरी तरफ देखने की कोशिश नहीं की। तुरंत बिस्तर से उठकर अलमारी से कपड़े निकाले और बिना पीछे देखे बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जलते हुए अरमानों पर ठंडा पानी डाल दिया हो। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे दिल पर चोट की तरह लगी। मैं वहीं बैठकर कमरे की उन दीवारों को देखता रहा जिन्हें मैंने आरिका के स्वागत के लिए इतने प्यार से सजाया था। जो फूलों की खुशबू कुछ देर पहले मुझे अच्छी लग रही थी, अब वही मुझे बोझ लगने लगी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह सच में थक गई होगी। शादी का माहौल, शोर शराबा और भारी कपड़े किसी को भी थका सकते हैं। मैंने अपने टूटते हुए हौसले को संभालते हुए खुद से कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। वह अब मेरी है, अभी उसे आराम करने दो। शायद सुबह तक उसका मूड और तबीयत दोनों ठीक हो जाए। मैंने अपनी शेरवानी के बटन खोले और खुद भी लेट गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। मैं बस बाथरूम के दरवाजे को देखता रहा। काफी देर के बाद जब दरवाजा खुला, आरिका बाहर आई तो मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थी, लेकिन उसे देखते ही मेरी मुस्कान वहीं थमकर रह गई। मैंने आरिका के लिए बाथरूम में खास तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत रेशमी और बढ़िया नाइट ड्रेस रखी हुई थी, जिसे मैंने बड़े शौक से उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए खरीदा था, मगर उस कपड़े को छुए बिना ही बाहर आ गई थी। उसने अपना एक पुराना सा सूती कपड़ा पहन रखा था, जो पूरी बाहों वाला और गले तक बंद था। उसे देखकर मुझे एक अजीब सी निराशा हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, आरिका मैंने तो तुम्हारे लिए खास तौर पर वह लाल रेशमी कपड़ा बाथरूम में रखा था, तुमने वो क्यों नहीं पहना? वह तुम पर बहुत अच्छा लगता और मैंने उसे बड़े मन से तुम्हारे लिए लिया था। मेरी बात सुनकर आरिका के चेहरे का भाव एकदम सख्त हो गए। उसने मुड़कर मुझे एक अजीब और तेज नजर से देखा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसकी आंखों में प्यार की जगह नाराजगी और गुस्सा था। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर सख्त आवाज में बोली कि मैं ऐसे बेहुदे कपड़े कभी नहीं पहन सकती
और ना ही मुझे ऐसे कपड़े पसंद है। मुझे अपनी इज्जत और मर्यादा का भी ध्यान है। आपको शायद लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो ऐसे कपड़े पहनकर खुद को दिखावा करती हैं। उसके ऐसे शब्द ने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। मैं अभी इस बात से संभल भी ना पाया था कि उसने आगे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ध्रुवराज, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और मुझे इस समय बहुत नींद आ रही है। मैं आराम से इस बिस्तर पर अकेले सोना चाहती हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप आज की रात सामने वाले सोफे पर सो जाएं, ताकि मेरी नींद में कोई परेशानी ना हो। मैं हैरान होकर उसे देखता रह गया। मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया हो। हमारी शादी की पहली रात थी और मेरी अपनी ही पत्नी मुझे सोफे पर सोने के लिए कह रही थी, वह भी सिर्फ इसलिए कि वह आराम से सोना चाहती थी। मेरा मन किया कि मैं चिल्लाकर उससे पूछूं कि क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? क्या इस बिस्तर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? लेकिन उसके चेहरे की सख्ती और उसकी आवाज के तेवर ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी की शुरुआत इस तरह होगी। आर्या ने मेरी चुप्पी का फायदा उठाया और आराम से बिस्तर के एक तरफ लेटकर कंबल ओढ़ लिया, जैसे मैं इस कमरे में हूं ही नहीं। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे अपनी जिंदगी के सारे सपने टूटते हुए महसूस हुए जो मैंने सालों से सजाए थे। वह रात मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जब मैं अपने ही सजे हुए बिस्तर को छोड़कर एक छोटे से सोफे पर लेटने के लिए मजबूर था, सामने मेरी पत्नी आराम से सो रही थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। बड़ी मुश्किल से आधी रात बीती थी और वह समय किसी सजा से कम नहीं था। सोफा बहुत छोटा था। मेरा कद लंबा होने की वजह से मेरे पैर बाहर निकल रहे थे, जिससे मेरी कमर में दर्द होने लगा था। मैंने कई बार करवट बदली और खुद को उस छोटे से सोफे पर ठीक से रखने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। नींद तो वैसे भी दूर थी, ऊपर से शरीर की थकान और दर्द ने मुझे और परेशान कर दिया था। आखिरकार जब मुझसे और सहा नहीं गया तो मैं अंधेरे में उठकर धीरे धीरे फिर से बिस्तर की तरफ बढ़ा, जहां आरिका गहरी नींद में थी। मैंने सोचा कि ये मेरा बिस्तर है, मैं अपने ही घर में इस तरह क्यों परेशान हो रहा हूँ। मैं धीरे से बिस्तर के कोने पर लेट गया ताकि उसे मेरी आहट का पता न चले। लेकिन जैसे ही मेरा शरीर उस बिस्तर पर आया, आरिका के शरीर से आती हल्की सी खुशबू मेरे पास आई और मेरे मन को बेचैन करने लगी। वह खुशबू जो उसकी पहचान थी, उसने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और चाहत जगा दी। मेरे भाव जो पहले से ही दबे हुए थे अचानक जाग उठे। मैंने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उस नजदीकी ने मुझे कमजोर कर दिया। मेरा हाथ अपने आप उसकी कमर के पास चला गया। मैं सिर्फ उसका प्यार और अपनापन महसूस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वह एकदम से जाग गई और झटके से पीछे हट गई, जैसे उसे जोर का झटका लगा हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने अपने पास किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी खतरनाक चीज को देख लिया हो। वह बिस्तर के दूसरे कोने में चली गई और उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। उसने कंबल को कसकर अपने सीने से पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्सा और डर था। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। वह कांपती हुई आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और आप सोफे से यहाँ क्यों आ गए? क्या मैंने आपको मना नहीं किया था कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना? उसके इस व्यवहार ने मेरे अंदर की सारी मोहब्बत को एक पल में खत्म कर दिया और मैं शर्म और दुख के उस मोड़ पर पहुंच गया जहां इंसान खुद को भी बोझ समझने लगता है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ जो जबरदस्ती उसके कमरे में आ गया हूँ, और उसकी ये नजरें मेरे दिल को चीर रही थी। इस बार मेरा धैर्य खत्म हो गया था और मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। मैंने उसे रोकते हुए कहा, आरिका, अपनी आवाज धीमी करो। और ये कैसा तरीका है बात करने का? तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई अजनबी नहीं हूँ जिससे तुम इस तरह डर रही हो? मेरा अधिकार है तुम पर और इस घर पर भी। मैंने तुम्हें सम्मान दिया है, प्यार दिया है और तुम्हारी हर बात को सहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपने पास आने से इस तरह रोको जैसे मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मैंने तुमसे शादी की है और सबके सामने तुम्हें अपने घर लाया हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी ही जिंदगी में एक भिखारी की तरह तुमसे प्यार मांगता रहूं? मेरी इस गुस्से भरी बात से कमरे का माहौल भारी हो गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो मेरी बात का जवाब देगी या अपनी गलती मानेगी, लेकिन मेरे इतना कहते ही आरिका टूट गई। उसके चेहरे की सख्ती खत्म हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोफे के पास जमीन पर बैठ गई, अपने दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर रोने लगी, जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी और वह लगातार रोती जा रही थी।
उसके रोने में इतना दर्द और बेबसी थी, मेरा गुस्सा एक पल में खत्म हो गया। मैं उसे इस तरह रोते देखकर उलझन में पड़ गया कि आखिर उसके दिल में ऐसा क्या है जो वह शब्दों में नहीं कह पा रही और सिर्फ आंसुओं में बहा रही है। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके कंधे हिल रहे थे और वे रुक रुक कर रो रही थी। मैं उसे शांत कराने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसके इस तेज व्यवहार ने मेरे कदमों को जैसे जकड़ लिया। मैं वहीं बिस्तर के किनारे बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा कि क्या एक पति का अपनी पत्नी से अपना हक मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि वह इस तरह फूट फूट कर रोने लगेगी। काफी देर गुजर गई, मगर आरिका के रोने की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी और मेरा दिल उसकी ये हालत देखकर पिघलने लगा था। मैंने अपने गुस्से को एक तरफ रखा और धीरे से बिस्तर से उतरकर उसके पास गया। मैंने चाहा कि उसे कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगा लूं और उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कांपते हुए कंधे पर रखा, उसे अपने पास लाने की कोशिश की, तो आरिका ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे मुझसे कोई छूत की बीमारी लग जाएगी या मेरा स्पर्श उसके लिए जहर हो। वह झटके से पीछे हट गई और फर्श पर खिसती हुई दीवार के पास जा लगी। उसकी आंखों में वह डर था जो किसी खतरनाक चीज को देखकर होती है। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ वहीं का वहीं रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरी अपनी ही पत्नी मुझे छूने पर इस कदर डर और नफरत दिखा रही है। मैंने एक लंबी सांस ली और उस अपमान को चुपचाप सहते हुए वापस उसी छोटे से सोफे पर जाकर लेट गया। जैसे ही मैं सोफे पर गया, जैसे सब कुछ बदल गया। आरिका का रोना अचानक बंद हो गया। उसने अपनी सिसकियां रोकी और उठकर फिर से बिस्तर पर जाकर सिर से पांव तक चादर ओढ़ ली, जैसे वह दुनिया से अलग हो जाना चाहती हो। मैं पूरी रात उसकी पीठ को देखता रहा और सोचता रहा, ये कैसी शादी है और ये कैसा रिश्ता है जहाँ एक ही छत के नीचे रहकर भी हम दोनों अजनबी हैं। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, आरिका उठी। उसने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वह चुपचाप उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने के लिए बाथरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर रात वाली कोई परेशानी नहीं थी। वह तैयार होकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। मैं वहीं सोफे पर आधा लेटा रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और शरीर भी टूट रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ की आवाज आई, जो कमरे के बाहर से मुझे बुला रही थी। उन्होंने कहा, ध्रुवराज बेटा उठो, तुम्हारे दोस्त ड्राइंग रूम में आए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा मन ही नहीं था किसी से मिलने का, लेकिन माँ की बात टालना संभव नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, मुंह हाथ धोया और धीरे धीरे बाहर गया। वहां मेरे 4 करीबी दोस्त बैठे थे, जो मुझे देखते ही शोर मचाने लगे। उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो अक्सर नई शादी वाले दोस्तों को देखकर होती है। अर्जुन देव और बाकी दोस्तों ने मुझे घेर लिया, मजाक करना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था, क्या बात है भाई, बहुत थके हुए लग रहे हो, लगता है रात भर सोने का मौका नहीं मिला। तो कोई मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे का मजाक कर रहा था। वे सब खुश थे और वही बातें कर रहे थे जो आमतौर पर दोस्तों के बीच होती है। वो मुझे राजा और विजेता जैसे नामों से बुला रहे थे, जबकि मैं अंदर से खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उनका हर हंसी मजाक मेरे दिल पर चोट कर रहा था और उनकी बातें मेरे दर्द को और बढ़ा रही थी। मैं जबरदस्ती हंस रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि अगर उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाए कि मैं अपनी शादी की पहली रात सोफे पर अकेले बिताकर आया हूँ, तो उनका क्या हाल होगा। दोस्तों के जाने के बाद घर में रिसेप्शन की तैयारियों का शोर शुरू हो गया। हर तरफ भागदौड़ थी, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। मैंने भी कोशिश की चेहरे पर मुस्कान बनाए रखूं, ताकि किसी को मेरे अंदर चल रहे तूफान का अंदाजा ना हो। रिसेप्शन का कार्यक्रम जैसे सपने की तरह गुजर गया। मैंने आरिका को मंच पर सबके सामने रानी की तरह बैठे देखा तो मेरे दिल में एक बार फिर उम्मीद जागी कि शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, उस रात भी वही सब हुआ जो पहली रात हुआ था। आरिका ने फिर वही ठंडा व्यवहार दिखाया और वही तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद माहौल बदलने से उसे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उसे हनीमून की टिकट दिखाए, जो मैंने शादी से पहले ही बड़े शौक से बुक कर रखे थे। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता था और मुझे पूरा यकीन था हर लड़की की तरह वो भी खुश हो जाएगी और मुझे गले लगा लेगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया कि हम कल हनीमून पर जा रहे हैं, उसके चेहरे पर खुशी की जगह डर आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वह घबराकर बोली, ध्रुवराज, हनीमून पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल देश के हालात भी ठीक नहीं है और वैसे भी मेरा मन नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि कौन सी दुल्हन होगी जो अपने पति के साथ अकेले समय बिताने और घूमने का मौका इस तरह ठुकरा दे। हर लड़की तो शादी के बाद ऐसे पलों के सपने देखती है, लेकिन मेरी पत्नी का जवाब बिल्कुल अलग था। उसने इतनी जिद की और इतनी विनती की कि मुझे भरी मन से वह टिकट रद्द करवाने पड़े। इस बात पर मेरे घर वाले भी हैरान थे कि शादी के 2 दिन बाद ही मैं हनीमून क्यों रद्द कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को क्या बताता कि जिसके साथ जाना था वही मेरे साथ अकेले समय बिताने से बच रही है। फिर इसी तरह समय बीतने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। उस 1 महीने में आरिका ने मुझे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था। अगर सच कहूँ तो वह एक आदर्श पत्नी थी। घर के काम में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह सुबह जल्दी उठती थी, घर को साफ रखती, मेरी माँ की हर ज़रूरत का ध्यान रखती, उसके दवाइयों से लेकर खाने तक हर चीज़ का ख्याल रखती। वह एक जिम्मेदार और समझदार बहू साबित हुई थी। लेकिन जैसे ही रात होती, हम अपने कमरे में अकेले होते, वह पूरी तरह बदल जाती। जहाँ बात पति पत्नी के रिश्ते की आती या मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता, वह कोई न कोई नया बहाना बना लेती। कभी वो बिना किसी वजह के रोने लगती, तो कभी किसी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करके बैठ जाती। मेरा सारा मूड खराब हो जाता। उसका ये व्यवहार मेरे लिए एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। पूरे 2 महीने गुजर चुके थे और हमारे बीच एक दीवार खड़ी थी जो दिन ब दिन और ऊंची होती जा रही थी। मैं एक जवान आदमी था और मेरी अपनी कुछ स्वाभाविक इच्छाएं थी जिन्हें दबाते दबाते अब मैं थक चुका था। आज ऑफिस में बैठकर जब मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और अपनी कमी को उनकी खुशियों से तुलना की, तो मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। मैंने तय कर लिया था कि आज रात में आरिका की कोई दलील नहीं सुनूंगा। कोई रोना धोना मुझे नहीं रोक सकेगा और कोई बहाना मुझे नहीं मना पाएगा। आज मैं हर हाल में उससे अपना हक लेकर रहूंगा, ताकि उसे पता चले कि मैं उसका पति हूँ और वो मेरी पत्नी है। मैं इसी सोच में घर की तरफ चला गया और मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आज आरिका को मेरी शक्ति का एहसास होगा। मेरी माँ बड़े भाई के घर गई हुई थी और घर में हमारे अलावा कोई तीसरा नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता। मेरे मन में उसे अपने वश में करने का जुनून था और मैंने सोच लिया था कि अगर आज मुझे थोड़ा सख्ती भी होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि घर में कोई नहीं था जो बीच में आए। मैं उसके ठंडे व्यवहार को अब और सहन नहीं कर सकता था। इसी सोच के साथ मैं ऑफिस से समय से पहले ही घर पहुंच गया। मैंने अपनी गाड़ी गली के कोने पर खड़ी की ताकि आवाज से उसे पता ना चले और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मेरे मन में अब भी थोड़ा नरमपन था। मैंने सोचा कि पहले उसे अचानक मिलकर खुश करूं और एक बार फिर प्यार से मनाने की कोशिश करूं, लेकिन अगर उसने फिर वही तबीयत खराब का बहाना बनाया तो मैं सख्ती करूंगा। जैसे ही मैं अपने कमरे के बंद दरवाजे के पास पहुंचा, तो अंदर से आ रही आवाजों ने मुझे रोक दिया। आरिका किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसके लहजे में वह डर और बेबसी बिल्कुल नहीं थी जो मेरे सामने दिखाती थी। वो बड़े गर्व से कह रही थी कि माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी ध्रुवराज को उनका हक नहीं दूंगी। मैंने उन्हें अभी तक अपने पास आने नहीं दिया और उन्हें इतना परेशान करूंगी वह खुद मेरे सामने झुक जाएंगे। अपने जैसा सिखाया है मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। और आप सही कहती हैं, अगर पति को शुरू में ही सब कुछ मिल जाए तो वो पत्नी की कदर नहीं करता। अब देखिए, वे हर समय मेरे पीछे घूमते हैं, मुझसे प्यार की भीख मांगते हैं, मेरी खुशामद करते हैं और जब मैं उन्हें थोड़ा सा मना करती हूँ तो वह एक छोटे बच्चे की तरह परेशान हो जाते हैं। मुझे उनकी ये हालत देखकर अपनी जीत महसूस होती है। अब वो मेरे बस में है और मैं उन्हें और परेशान करूंगी ताकि वो हमेशा मेरी बात माने। मेरी पत्नी फोन पर भी बहुत कुछ कह रही थी और उसे सुनकर मेरे कान सुन हो गए थे। मैं हैरान था और ये सोचकर दंग रह गया, वह अपनी ही माँ के कहने पर हमारे इस पवित्र रिश्ते को खुद ही खराब कर रही है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह कितना गलत कर रही है। एक तो उसने मेरा हक नहीं दिया, ऊपर से हमारे कमरे की निजी बातें किसी और से साझा कर रही थी, चाहे वह उसकी अपनी ही माँ क्यों ना हो। पति पत्नी के बीच की बातें बहुत निजी होती हैं। मैंने जोर से दरवाजा खोला और सीधे उसके पास पहुंच गया। आरिका मुझे अचानक देखकर घबरा गई और उसके हाथ से फोन गिर गया। मैंने तुरंत फोन उठाया, उसे बंद किया और एक तरफ फेंक दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में पूछा, आरिका, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने हमारी निजी बातें अपनी माँ को बताई है और तुम्हें लगता है इस तरह मुझे परेशान करके तुम मुझे अपने वश में कर लोगी? मैं गुस्से से भर गया था
मैंने उसे झकझोरते हुए कहा कि अभी और इसी समय अपना सामान उठाओ और अपने घर चली जाओ। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो इस रिश्ते की इज्जत ना करे। जब आरिका ने मेरा गुस्सा देखा तो वह डर गई, उसका चेहरा उतर गया और वह हकलाते हुए बोली, ध्रुवराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ सुन चुका था और अब कोई सफाई काम नहीं आ सकती थी। वह जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली कि ध्रुवराज, मैं बस ये चाहती थी कि आप हमेशा मेरे ही रहें। मेरी माँ ने मुझे डराया था, अगर मैंने शुरू में ही आपकी हर बात मान ली तो आप मेरी कदर नहीं करेंगे। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, आरिका, तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जबकि पति को सम्मान दिया जाता है। मैंने कभी तुम पर कोई गलत दबाव नहीं डाला और ना ही तुमसे कुछ गलत चाहा है, लेकिन इस रिश्ते को निभाना तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी थी। तुमने अपनी माँ की बातों में आकर अपने ही घर को नुकसान पहुंचाया। आरिका लगातार रो रही थी, मेरे पैरों को पकड़कर माफी मांग रही थी। उसने मान लिया कि वह अपनी माँ की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी है और अब उसे एहसास हो गया है कि उसने अपनी खुशियों को खुद ही नुकसान पहुंचाया है। मैं कुछ देर तक गुस्से में रहा, लेकिन जब मैंने उसे इस तरह रोते और पछताते देखा तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा कि हर इंसान से गलती होती है। आरिका भी किसी की बातों में आ गई थी। मैंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा कि आरिका, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की जगह नहीं होती, चाहे वह अपनी माँ ही क्यों ना हो। आरिका ने दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी की बातों में नहीं आएगी। उस दिन के बाद आरिका पूरी तरह बदल गई। अब उसके मन से डर खत्म हो गया था और उसे समझ आ गया था कि पति का दिल जीतने का तरीका उसे परेशान करना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करना है। हमारी ज़िंदगी की अब वह कड़वाहट हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और हम दोनों एक नई और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे, जहाँ सिर्फ प्यार और एक दूसरे पर भरोसा था। और मेरी वीडियो को जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।